हेलो डियर स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यूनिट नंबर 5 हमारा चल रहा था, जिसके लेक्चर नंबर 3 को हम पहुंच चुके हैं। ठीक है ना भाई, 2 हमने पढ़ लिए, आज हम तीसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, एक तो देखो मिसेल की प्रकृति के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और जो बेस संतृप्ति है उसके बारे में भी बात करेंगे। वैसे हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं, इससे पहले वाले चैप्टर में भी प्रतिशत बेस संतृप्ति को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे पीएच के रेस्पेक्ट में उसकी बात करेंगे। और क्या है, और आपके पीएच को परिवर्तन करने वाले जो 2 मुख्य कारक हैं, एक तो आपका अम्ल उत्पादक कारक होगा और एक क्षार उत्पादक या भस्म उत्पादक कारक होगा। इनके बारे में आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और पहला टॉपिक है हमारा प्रतिशत बेस संतृप्ति। थोड़ा सा ये दब रहा है भाई, आपको करेक्ट कर लेना, इसको आपकी बुक में करेक्ट होगा, प्रतिशत बेस संतृप्ति। ठीक है ना। अब देखो प्रतिशत बेस संतृप्ति से यहाँ का क्या तात्पर्य है कि अगर प्रतिशत बेस संतृप्ति आपकी बढ़ेगी तो बेस किसको बोलते हैं, क्षारकता को, क्षारीय गुणों को। तो प्रतिशत बेस संतृप्ति बढ़ेगी, इसका मतलब क्षारीय गुण बढ़ेंगे, और क्षारीय गुण बढ़ेंगे तो अम्लीय गुणों के मान कम हो जाएंगे, और अम्लीय गुणों के मान कम हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं पीएच के मान कैसे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्योंकि पीएच के मान और अम्लीय गुण एक दूसरे के कैसे हैं, व्युत्क्रमानुपाती। अगर अम्लीय गुण बढ़ते हैं तो पीएच के मान कम हो जाते हैं, और मैं कहूं अम्लीय गुण घटेंगे तो पीएच के मान बढ़ जाएंगे, या क्षारीय गुण बढ़ेंगे तो भी पीएच के मान बढ़ जाएंगे, क्षारीय गुण बढ़ेंगे तो पीएच के मान भी बढ़ जाएंगे। और प्रतिशत बेस संतृप्ति बढ़ेगी, क्षारीय गुण बढ़ेंगे तो पीएच के मान भी आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है। और देखो अगर आपके प्रतिशत बेस संतृप्ति अगर आपका मान आ गया 100, तो उसका मतलब या तो आपका उदासीनता से होगा या किससे होगा, क्षारकता से होगा। सीधा सीधा यहाँ पर देखो बता रखा है कि अगर 100 के लगभग बेस संतृप्ति है तो उसका अर्थ क्या है, उदासीनता या क्षारकता से है। ठीक है भाई, आगे की क्लास में आगे की लाइन में चलते हैं। और आगे की लाइन क्या है हमारी, मिसेल की प्रकृति, नेचर ऑफ मिसेल। ठीक है, देखना भाई, समझना, लाइन टू लाइन एक एक चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, समान प्रतिशत बेस संतृप्ति पर विभिन्न प्रकार के कॉलॉइड के पीएच के मान अलग अलग होते हैं। भाई समझ लो 2 कॉलॉइड है, ठीक है, सपोज ए कॉलॉइड है एक और दूसरा कॉलॉइड बी है। ठीक है, दोनों के प्रतिशत संतृप्ति के मान समान है, फिर भी हम क्या कह रहे हैं कि इनकी जो पीएच मान है वो कैसे हैं, अलग अलग। और पीएच के मान अलग है, ए के कुछ पीएच के मान है, बी के कुछ पीएच के मान है। प्रतिशत बेस संतृप्ति दोनों की समान है, फिर भी पीएच के मान दोनों के कैसे हैं, अलग अलग। तो ऐसा क्यों होता है भाई, समझना। यह विभिन्न, देखो आगे की लाइन में इसका आंसर है, यह विभिन्न कॉलॉइडी पदार्थों की मृदा विलयन को H+ आयन देने की अलग अलग क्षमता के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं भाई, अलग अलग इनकी H+ आयन देने की क्षमता होती है। और आपको पता है कि पीएच के मान किस पर निर्भर करेंगे, H+ आयनों पर भी निर्भर करेंगे। ठीक है ना। तो अगर H+ आयनों को देने की मात्रा अलग अलग है तो सीधी सीधी बात है आपकी कि जो पीएच के मान है वो भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। अब यहां से देखो सीधा जो काम की बात है ना वो नीचे लिख रखी है, देखो मैं आपको बताऊं। देखो क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि 50% बेस संतृप्ति पर 50% बेस संतृप्ति पर सिलिकेट क्ले का पीएच कितना होता है। ठीक है ना, आपसे पूछ ले कि कार्बनिक जो पदार्थ है उनका कितना होता है, सारी बात करेंगे। पहले एक चीज और समझ लो आप। ठीक है, सिलिकेट क्ले में मोंटमोरिलोनाइट क्ले का सबसे अधिक व केओलिनाइट का सबसे कम वियोजन होता है। किसका, हाइड्रोजन आयनों का वियोजन। ठीक है, चलो एक बार आपको बता ही देता हूं मैं, पूरा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखो और पैराग्राफ पर ऊपर चलते हैं। देखो बाकी काम की लाइन आपको नीचे है, वो आपको याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, क्या बोल रखा है, बेस संतृप्ति की स्थितियां कम होने पर भी कार्बनिक जटिल पदार्थ पर्याप्त प्रबल अम्ल विनिमय स्थितियां होने के कारण बहुत कम पीएच मान देते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या बोल रहा है भाई कि अगर आपकी प्रतिशत बेस संतृप्तियां की स्थिति कम भी है फिर भी जो कार्बनिक जटिल पदार्थ है वो पर्याप्त मात्रा में क्या करता है, अम्ल विनिमय करता है। और अम्ल विनिमय होगा तो जाहिर सी बात है पीएच के मान कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आगे क्या बोल रखा है, इसके विपरीत हाइड्रोजन एल्यूमिनियम हाइड्रस ऑक्साइड से अधिशोषित हाइड्रोजन का वियोजन अपेक्षाकृत कम होता है। ये क्या बोल रहा है कि आयरन और एल्यूमिनियम हाइड्रस ऑक्साइड से जो अधिशोषित हाइड्रोजन है उसका जो वियोजन है वो कैसा होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। अब इसी की बात आगे कर रहा है, कौन से, वियोजित होने वाले हाइड्रोजन की बात आगे की गई है। देखो कि सिलिकेट क्ले में मोंटमोरिलोनाइट क्ले का सबसे अधिक व केओलिनाइट का सबसे कम वियोजन होता है। किसका, इसी हाइड्रोजन आयन का। ठीक है, समझ के बात को। अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, इसलिए 50% बेस संतृप्ति पर सिलिकेट क्ले का जो पीएच है वो कितना है, 5.2 से 5.8। और आगे देखना,
हाइड्रस ऑक्साइड क्ले का जो पीएच है वो कितना है 6 से 7, और इसके आगे कार्बनिक कॉलॉइड्स का जो पीएच है वो कितना है 4.4 से 5.0। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि 50% बेस संतृप्ति पर हाइड्रस ऑक्साइड क्ले का पीएच कितना है, तो आप बताओगे 6 से 7। आपसे पूछ ले 50% बेस संतृप्ति पर कार्बनिक कॉलॉइड का पीएच कितना है, तो आप बताओगे 4.4 से लेके 5.0 तक। समझ गए भाई बात को? यहां तक पैराग्राफ समझ में आया? देख लो इसको एक बार। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अधिशोषित भस्मों का प्रकार। ठीक है, अधिशोषित जो भस्म उनका प्रकार भी क्या है, आपकी पीएच मान को परिवर्तित करेगा। देखना भाई कैसे। कॉलॉइडी जटिल में उपस्थित विशेष अधिशोषित भस्मों की तुलनात्मक मात्रा का मृदा पीएच पर प्रभाव होता है। ठीक है, जैसे सोडियम संतृप्त मृदाओं का पीएच कैल्शियम एवं मैग्नीशियम संतृप्त मृदाओं के पीएच से अधिक होता है। ठीक है, देखो, क्योंकि हमको सीधी सीधी एक बात पता है कि भाई अगर सोडियम आयन की अधिकता है, सोडियम आयन की प्रधानता है, तो सोडियम आयन आपका क्षारीय गुणों को क्या है, ज्यादा बढ़ाता है। ठीक है, और आयन भी बढ़ाएंगे, लेकिन उनके कंपैरिजन में सोडियम आयन आपके क्षारीय गुणों को बहुत तेजी से बढ़ाता है। तो अगर सोडियम संतृप्त मृदा है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम से उसके पीएच मान ज्यादा होंगे। यानी कहने का मतलब सोडियम आयन अगर ज्यादा है तो क्षारीय गुण ज्यादा होंगे, और क्षारीय गुण ज्यादा है तो सीधी सीधी बात है पीएच के मान भी कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। तो यही बात इसने इस लाइन में बोली है कि सोडियम संतृप्त मृदाओं का जो पीएच मान है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम संतृप्त मृदाओं से कैसे होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, आगे की लाइन में देखो, इसी प्रकार यदि प्रतिशत बेस संतृप्ति 90 है, अगर प्रतिशत बेस संतृप्ति क्षार संतृप्ति कैसी है आपकी 90 है, उसका मान कितना है 90 है, और कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम सोडियम का अनुपात यदि एक समय 10:3:1 है और दूसरे समय अनुपात 5:1:9 है, तो पहले में पीएच निश्चित रूप से कम होगा। अब समझना, इसको सारी रीडिंग समझ जाओगे, कोई याद रखने वाली ऐसी कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि आपके 4 आयन है, कौन कौन से, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, और एक समय पर तो इनका अनुपात 10:3:1 है, और दूसरे समय पर जब ये अनुपात चेक किया तो कितना आया, 5:1:9 आया। और क्या बोल रहा है कि पहले वाले में जो पीएच है वो निश्चित रूप से कम होगा। क्यों होगा, देखो, देखना इसको। पहले तो आयन ले लेते हैं, कैल्शियम है, और कौन है भाई, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, और कौन है, सोडियम है। पहले समय कितना था अनुपात, इसका 10 था, इसका 3 था, इसका 1, इसका 1। दूसरे समय पर यह अनुपात कितना हुआ, 5:1:9। तो अब आप अगर दोनों अनुपातों को तुलना करोगे, दोनों अनुपात की तुलना करोगे, तो सीधा सीधा यहां पर देखने पर आपको पता चल रहा है। सोडियम के ऊपर थोड़ी सी दृष्टि डालो आप, तो पहले आप देखोगे तो पहले अनुपात कितना था भाई, 1 था सोडियम का अनुपात, लेकिन दोबारा जब आपने अनुपात चेक किया तो इसका अनुपात बढ़कर कितना हो गया, 9 हो गया। और हमको पता है कि अगर सोडियम आयन की सांद्रता बढ़ेगी, सोडियम आयनों की अगर संख्या बढ़ेगी तो क्षारीय गुण बढ़ेंगे, और क्षारीय गुण बढ़ेंगे तो पीएच के मान भी कैसे होंगे, बढ़ेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों अनुपातों में पीएच के मान किसके ज्यादा हैं, तो आप कहोगे सर कि जिसमें सोडियम आयनों की सांद्रता ज्यादा है, सोडियम आयनों का अनुपात ज्यादा है, उसमें क्षारीय गुण ज्यादा होंगे। तो हमें पता है दूसरे वाले में आपका अनुपात है तो अनुपात आपका दूसरे वाले में ज्यादा है, 9 है, तो क्षारीय गुण इसमें ज्यादा होंगे। और मैं कहूंगा कि पीएच मान किसमें ज्यादा होंगे, तो आप कहोगे कि सर जिसमें क्षारीय गुण ज्यादा हैं उसमें पीएच मान भी ज्यादा होंगे। तो जाहिर सी बात है कि दूसरे वाले अनुपात में पीएच के मान ज्यादा होंगे, पहले वाले अनुपात में पीएच के मान भी कम होंगे, और क्षारीय गुण भी कैसे होंगे, कम होंगे। समझ गए भाई बात को, पूरे पैराग्राफ को समझ गए? ठीक है ना, तो यहां पर अनुपात का मतलब सीधा सीधा ये रहा आपके सामने। ठीक है, देखो यही बात बोल रखी है इसने कि पहले वाले में पीएच निश्चित रूप से कम होगा, क्योंकि पहले वाले में सोडियम का अनुपात कैसा था, कम था। आगे बात समझ में? ठीक है भाई, चलें आगे। अब अगली हेडिंग देखना, अगली हेडिंग क्या है हमारी, मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन। मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन कौन कौन से कारक करेंगे उनको पढ़ना है। तो देखो, मृदा में जो पीएच के मान में जो परिवर्तन है वो मुख्य रूप से 2 कारकों द्वारा हो सकता है। कौन कौन से कारक हैं? पहला तो है आपका अम्ल उत्पादक कारक, जो अम्लता को बढ़ाएगा, अम्लीय गुणों को बढ़ाएगा, और दूसरा है आपका भस्म उत्पादक क्षारक, या और इसको क्या बोल सकते हो, क्षार उत्पादक कारक, जो किसको बढ़ाएगा भाई, क्षारीय गुणों को बढ़ाएगा। ठीक है, तो एक एक करके दोनों की बात कर लेते हैं, और पहली बात करते हैं अपन किसकी, अम्ल उत्पादक कारक की। ठीक है, देखना भाई, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं अपन, देखो अम्ल उत्पादक कारक। ठीक है,
देखना, पहले पॉइंट की चर्चा करते हैं। पहले पॉइंट को पहले पढ़ लो, क्या बोल रहा है? कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन के प्रक्रम में कार्बनिक एवं अकार्बनिक दो प्रकार के अम्ल बनते हैं। भाई जब कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन होगा तो दो तरीके के अम्ल बनेंगे, एक तो आपका कार्बनिक अम्ल और दूसरा अकार्बनिक अम्ल। विच्छेदन से उत्पन्न CO2 पानी के साथ अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाता है और यह अम्ल वियोजन के बाद H+ आयन देता है, जिससे pH के मान कम हो जाते हैं। ठीक है, पूरी कहानी समझते हैं। हमको सीधी सीधी बात पता है कि जब भी आपके कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन विघटन होता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ये बात हमको पता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो किसके साथ रिएक्शन करेगी? पानी के साथ अभिक्रिया करेगी, और पानी के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाती है? कार्बनिक अम्ल बनाती है। क्या बनाती है भाई? कार्बनिक अम्ल बनाती है। और हमको पता है कि अगर कार्बनिक अम्ल बन गया तो ये आगे जाके किस में डिसोसिएट होगा? भाई दो तो ये क्या बनाएगा? H+ आयन बनाएगा, और साथ में कौन सा आयन देगा? भाई ये कार्बोनेट आयन देगा, CO3 ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ इस रिएक्शन से सीधा सीधा आपको क्या मिल रहा है? H+ आयन मिल रहा है, और ये H+ आयन क्या करेगा? अम्लीय गुणों को बढ़ाएगा। तो सीधी सीधी बात है, अगर अम्लीय गुण बढ़ेंगे तो pH के मान कैसे हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यही बात बोली इसने कि जब कार्बनिक अम्लों का हम कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करते हैं तो उसके दौरान CO2 गैस रिलीज होती है, वो जल से अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाती है। कार्बनिक अम्ल H+ आयनों को वियोजित करता है, जिससे अम्लीय गुण बढ़ते हैं और pH के मान कम हो जाते हैं। समझ गए भाई? देख लो इस रिएक्शन को, आप नोटबुक में लिखना चाहो नोटबुक में लिख लो, या आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ भाई ये कार्बनिक अम्ल कैसा है? कार्बनिक जो अम्ल है H2CO3 वो कैसा है? एक कार्बनिक अम्ल है या अकार्बनिक अम्ल है? तो देखो, अगर आपका हाइड्रोकार्बन होता, हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन डायरेक्ट अगर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ हो तो आप कहोगे कि वही वो कार्बनिक है। लेकिन जब हम इसकी संरचना देखते हैं तो कार्बन के साथ यहाँ ऊपर दो बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और यहाँ भी एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये संरचना होती है आपकी किसकी भाई? कार्बनिक अम्ल की, ये संरचना होती है। ठीक है ना, तो आप इसमें देखोगे तो कार्बन कहीं भी डायरेक्ट हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप क्या आंसर दोगे कि H2CO3 कार्बनिक अम्ल नहीं है, ये कैसा अम्ल है? एक अकार्बनिक अम्ल है। समझ गए बात को? चलो आगे की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट को देखना भाई, दूसरे पॉइंट में क्या लिख रखा है? अकार्बनिक अम्ल जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल भी मृदाओं को H+ आयन प्रदान करते हैं। और हमको पता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल हो चाहे नाइट्रिक अम्ल हो, दोनों के दोनों कैसे अम्ल हैं? प्रबल अम्ल है, यानी ये अम्लीय गुणों को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। समझ गए ना बात को आपको? यानी ये जो आपके H+ आयन देंगे वो क्या करेंगे? अम्लीय गुणों को बहुत तेजी से बढ़ाएंगे। तो आगे देखो, वास्तव में ये अम्ल प्रबल कार्बनिक अम्लों के साथ मिलकर सामान्य से प्रबल अम्लीय दशा के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। भाई सीधी सीधी बात वही बोली है कि ये दोनों प्रबल अम्ल हैं, तो ये मृदा के अंदर प्रबल अम्लीय गुण बढ़ाती है, यानी अम्लीय गुणों को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में मृदा को क्या कर देते हैं? अम्लीय कर देते हैं। ठीक है, आगे देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल सूक्ष्म जीवों के द्वारा उर्वरक जैसे सल्फर व अमोनियम सल्फेट से क्रमशः बनते हैं। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल मिट्टी में बने कैसे भाई? ये जो आपके सल्फेट वाले जो आप उर्वरक डालते हो, जैसे अमोनियम नाइट्रेट आपने डाल दिया, ठीक है ना, अमोनियम सल्फेट आपने डाल दिया, तो उससे ये आपके नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनते हैं, जो मिट्टी के अंदर क्या पैदा करते हैं? अम्लीयता पैदा करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने यूरिया डाला तो यूरिया भी आपको पता है मिट्टी के अंदर क्या करेगा? अम्लीयता पैदा करेगा। समझ गए ना भी बात को? आगे की क्लास जब आएगी ना तो उसमें डिटेल से आपको बताऊंगा कि यूरिया किस तरीके से मिट्टी को अम्लीय बनाता है। 4 H+ आयन रिलीज करेगा एक मॉलिक्यूल, कैसे रिलीज करेगा? आगे लेक्चर आएगा, आगे चैप्टर आएंगे जब उसमें मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट समझ में आ गया? दोनों प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल क्या करेंगे? मिट्टी को प्रबल तरीके से अम्लीय बना देंगे। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। देखो तीसरा पॉइंट, देखो तीसरा पॉइंट, नम प्रदेशों में वर्षा अधिक होने के कारण क्षारों का लीचिंग द्वारा ह्रास हो जाने के कारण अम्लता बढ़ती है। लीचिंग किसको बोलते हैं? लीचिंग इंग्लिश वर्ड है भाई, हिंदी में इसको बोलते हैं निक्षालन। हिंदी में क्या बोलते हैं? निक्षालन। हिंदी में बोलेंगे इसको निक्षालन। ठीक है, निक्षालन, और इंग्लिश में बोल देंगे इसको लीचिंग, LEACHING, लीचिंग। ठीक है, देखना समझना इस बात को। तो अब आपकी ज्यादा बरसात हो रही है, तो ज्यादा बरसात होगी तो बरसात में क्या है? जितने भी क्षार मिट्टी की ऊपरी परत में है, चाहे वो आपका सोडियम आयन हुआ, चाहे वो आपका कैल्शियम 2+ आयन हुआ,
चाहे वो आपका Mg2+ आयन हुआ, ये क्या करते हैं, बरसात के जल में घुलकर बरसात के जल के साथ बह बहकर रिस रिस कर कहाँ आ जाते हैं, मृदा की निचली परतों में आ जाते हैं। और जब सारे क्षार घुलकर कहाँ पहुंच जाएंगे, मृदा की निचली परतों में पहुंच जाएंगे, तो हम कहेंगे कि ऊपरी परतों में तो इन क्षारों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और जब ऊपरी परत से क्षार सारे के सारे बहकर नीचे चले गए, तो मुझे बताओ अब ऊपरी मृदा कैसी हो चुकी है, ऊपरी मृदा आपकी हो चुकी है अम्लीय। ठीक है, तो क्या कहोगे कि जहां बरसात अधिक होती है वहां क्षार घुलकर नीचे पहुंच जाते हैं और ऊपरी मृदा आपकी कैसी हो जाती है, अम्लीय मृदा बन जाती है। ठीक है, जिससे अम्लता के मान बढ़ जाते हैं। समझ गए भाई। तो जहां पर बरसात ज्यादा होगी वहां की मिट्टी ऊपरी कैसी होगी, अम्लीय, और जहां पर बरसात कम होगी, जहां बरसात कम होगी, शुष्क प्रदेश होंगे, वहां ये आयन घुल के नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर के ऊपर बने रहेंगे। तो हम कहेंगे कि जहां बरसात कम होती है, तो ऐसे प्रदेश कौन से हैं, शुष्क प्रदेश हुए, अर्ध शुष्क प्रदेश हुए, जहां गर्मी पड़ती है ज्यादा, बरसात कम पड़ती है, तो वहां एक क्षार ऊपर ही ऊपर बने रहते हैं। तो वहां की तो मिट्टी जो है वो कैसी होगी, क्षारीय होगी। और जहां बरसात ज्यादा होती है वहां की मिट्टी कैसी होगी, अम्लीय होगी। समझ गए बात को। तीसरा पॉइंट देखना, तीसरा पॉइंट देखो। तीसरा पॉइंट तो हम देख चुके हैं भाई, ठीक है ना, ये तीसरा पॉइंट ही था हमारा। अब आते हैं हम दूसरे कारक पर, जो है भस्म उत्पादक कारक, क्षार उत्पादक कारक। ठीक है, देखो, मृदा निर्माण का कोई भी प्रक्रम जो मृदा में विनिमयशील भस्म जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम के निर्माण को प्रोत्साहित करे, उनके द्वारा अम्लता में कमी और क्षारीयता में वृद्धि होती है। इन प्रक्रमों में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रम है अपक्षय। तो कोई भी ऐसा प्रक्रम जो विनिमयशील भस्मों की सांद्रता को क्या करे, बढ़ाए। विनिमयशील भस्म कौन कौन से हैं, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है ना, इनकी तो सांद्रता में वृद्धि करे और अम्लीय गुणों को घटाए। वो सारे के सारे कारक ऐसे होंगे जो मिट्टी के अंदर क्षारीयता को पैदा करेंगे। अब इनमें से जो प्रमुख कारक है वो कौन सा बता रखा है इन्होंने, अपक्षय। कौन सा कारक है, अपक्षय, जिसके द्वारा ये विनिमय धनायन खनिजों से मुक्त होते हैं। भाई खनिज में ये आयन थे, तो अपक्षय के फलस्वरूप खनिजों से तो ये आयन कैसे हो गए, मुक्त हो गए। और फिर कोलाइड अधिशोषण के प्राप्ति के रूप में उपस्थित रहते हैं। भाई खनिजों से ये आयन मुक्त हुए और मुक्त होकर ये किसके ऊपर जम गए, कोलॉइड के ऊपर अधिशोषित हो गए, क्योंकि पता है कोलॉइड पर कैसा होता है, ऋणावेश। तो ऋणावेश के ऊपर ये धनायन कैसे हो जाएंगे, अधिशोषित। इसके ऊपर समझ लो आपका सोडियम प्लस आ गया, ठीक है, कैल्शियम 2+ आ गया। तो खनिजों से अपक्षय हुआ इनका, अपक्षय होकर ये कोलॉइडी कणों के ऊपर अधिशोषित हो गए। आगे क्या बोला है, भस्मयुक्त पदार्थ जैसे चूना मिलाने से भी मृदा में धात्विक धनायन की मात्रा में वृद्धि होती है। तो अगर आपने मृदा के अंदर चूना मिला दिया, तो चूना क्या होता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और आपका कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह, ये सारे चूने जैसे चूने के युक्त जो पदार्थ हैं वो सारे इसमें आते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। कुल मिलाकर इनमें कौन सा आयन होगा, कैल्शियम आयन होगा। तो अगर आपने चूना मिलाया है, तो चूना मिलाने से भी किसके आयन में वृद्धि होगी भाई, कैल्शियम आयन में वृद्धि होगी। यानी मिट्टी के क्षारीय गुणों में क्या होगी, वृद्धि होगी। समझ गए बात को। आगे देखो, आगे क्या लाइन बोल रखी है, चूना पत्थर मिलाने से भी मृदा में धात्विक धनायन की मात्रा में वृद्धि होती है। सिंचाई जल में भी विभिन्न प्रकार के लवण होते हैं। वही सिंचाई जल में भी कई तरीके के सॉल्ट हो सकते हैं, ठीक है, NaCl हो सकता है, आपका कैल्शियम के सॉल्ट हो सकते हैं, मैग्नीशियम के सॉल्ट हो सकते हैं, ठीक है, जिनसे धनायन मृदा कोलॉइड पर अधिशोषित होकर मृदा में क्षारीयता पैदा करते हैं। तो आपके सिंचाई जल में भी अगर लवण है तो उनसे भी धनायन आपके किस पर चले जाएंगे, मृदा कोलॉइड्स कणों पर, और वहां पर जाकर क्या पैदा करेंगे, मृदा को क्षारीय बनाएंगे, क्षारीय गुणों को पैदा करेंगे। समझ के बात को। आगे देखो, आगे क्या बोला है, शुष्क तथा अर्ध शुष्क प्रदेशों जहां बरसात बहुत कम होती है। वही वाली कहानी आ गई, जहां बरसात कम होगी तो क्षार घुल के नीचे जाएंगे नहीं, ऊपरी मिट्टी की परत में जमे रहेंगे, तो वहां की मृदा कैसी होगी, क्षारीय होगी। तो जहां बरसात बहुत कम होती है वहां क्षार लीचिंग के द्वारा नष्ट नहीं होते, वहीं पर एकत्रित होने लगते हैं, जिसके कारण पीएच मान कैसे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, अधिक हो जाते हैं। समझ गए भाई बात को, ठीक है। तो यहां पर आपके जो अम्ल उत्पादक कारक थे और क्षार उत्पादक कारक थे, वो दोनों हमने पढ़ लिए, ठीक है भाई। देखो, ये देखो, दोनों कारक हमने अच्छे से पढ़ लिए। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपसे, एक कारक पूछ सकता है, दोनों कारक भी आपसे पूछ सकता है, तो बड़े इजी हैं, कहीं दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट के लेक्चर में जो हमारी हेडिंग होगी वो कौन सी होगी, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। दोनों में अंतर समझ लेना भाई, कहीं एक दूसरे को मिला दो। ये तो क्या है, मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। एक सेकंड दोबारा बताता हूं मैं आपको। ये तो है आपका
मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। और ऊपर वाली जो हमने हेडिंग पढ़ी थी उसको भी एक बार दोबारा से दिखा देता हूं। ऊपर वाली जो हेडिंग पढ़ी थी वो क्या थी, मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन। तो मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक अलग हैं, और मृदा पीएच में जो मुख्य परिवर्तन है वो कौन सा करेगा, अम्ल उत्पादक कारक और क्षार उत्पादक कारक। बच्चे जनरली यही करते हैं, एक डेफिनेशन में दूसरे का आंसर लिख देंगे। आप डेफिनेशन को बिल्कुल क्लियर रखो माइंड में कि किसमें क्या पूछा है, उसी हिसाब से हमको आंसर करना है। ठीक है, समझ गए दोनों को अलग अलग। तो बाकी की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।